ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं ब्रजेश शर्मा आपके साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहता है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या है, इसके लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ पहले अरस्तु के बारे में हम पुनः जान लेते हैं। अरस्तु का जो जन्म है वो यूनान के मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक एक स्थान पर हुआ। इनके पिता मकदूनिया के जो शासक थे उनके यहाँ पर राजवेद का कार्य करते थे। दुर्भाग्य से इनके पिताजी और माताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनके अभिभावक द्वारा किया गया और इनको पढ़ने के लिए एथेंस उस समय शिक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान था, तो इन्हें पढ़ने के लिए एथेंस में भेजा गया और वहाँ पर प्लेटो की एक अकादमी थी, उसका नाम था शिक्षण संस्थान का अकादमी। वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहा जाने लगा। अकादमी का मस्तिष्क कहलाए। इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है। इनकी जो अध्ययन पद्धति रही है वो अध्ययन पद्धति आगमनात्मक रही है, तुलनात्मक रही है और विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति रही है। इनके गुरु प्लेटो थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद ये वहां से चले जाते हैं और घूमते हैं और अलग अलग संविधानों का अध्ययन करते हैं, संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आगे का जो सिद्धांत है वो राज्य संबंधी सिद्धांत है। इनके राज्य संबंधी विचारों का सिद्धांत है जो इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर वर्णित है। इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ये द पॉलिटिक्स इनकी जो पुस्तक है वो काफी फेमस पुस्तक रही है बेटा, और इसमें इन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार दिए, राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इनकी अन्य पुस्तकों में भी द कॉन्स्टिट्यूशन, साउल, द सॉल, पोइटिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, लेकिन इनका राज्य संबंधी विचार है द पॉलिटिक्स के अंदर वर्णित है। इन्होंने राज्य के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं, देखिए। ये राज्य को क्या मानते बेटा, 2500 साल पूर्व इन्होंने द पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी विचार रख दिए थे बेटा। 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो आप सोचिए कितना समय हो गया, 2200-2300 ईस्वी साल निकल गए। उस समय इन्होंने ये विचार यहां पर रख दिए थे। इनके राज्य संबंधी विचारों में इनका जो सिद्धांत है ये विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, समर्थक रहे हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो विकासवादी तरीके से हुआ है। कोई कृत्रिम संस्था नहीं है राज्य को बनाया गया नहीं है, राज्य का विकास अपने आप हुआ है। पहले के समय में लोग यायावर जिंदगी गुजारते थे, जंगलों में रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। धीरे धीरे उनमें मानसिक बुद्धि का जो विकास हुआ, उस बुद्धि के कारण वो नजदीक आने लगे, साथ में अपनी यौन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए वो आपस में नजदीक आने लगे। इसके कारण एक परिवार का निर्माण होता है। उस परिवार से धीरे धीरे गांव का विकास होता है। वो कहते हैं कि गांव में एक ही मां के दूध पिए बच्चे रहते हैं। तो परिवार का निर्माण हुआ, एक प्राकृतिक तरीके से हुआ। इसके बाद ग्राम का निर्माण होता है, वो भी एक प्राकृतिक तरीके से होता है। उस ग्राम के निर्माण के बाद बेटा राज्य का निर्माण होता है। इस तरह वो एक विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। ये राज्य को एक कृत्रिम संस्था नहीं मानते। इनके जो राज्य संबंधी विचार है वो अपनी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में इन्होंने दिए हैं। और इनका जो पहला विचार है वो पहला विचार क्या है बेटा, इनका पहला विचार है कि राज्य
एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है। राज्य का निर्माण अपने आप हुआ है। यौन की वजह से, अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार का निर्माण हुआ, परिवार से ग्राम का निवास हुआ, निर्माण हुआ, ग्राम के बाद राज्य का निर्माण हुआ। इस तरह राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। इसके बाद ये राज्य संबंधी विचारों में क्या कहते हैं? ये कहते हैं राज्य व्यक्ति से पहले है। क्या कहते हैं बेटा? जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति बाद में है। वो राज्य को एक समग्र रूप मानते हैं। क्या मानते हैं? राज्य को एक समग्र रूप मानते हैं। इसको कहते हैं राज्य एक समग्र संस्था, समग्र है। देखिए, राज्य समग्र है और इकाई समग्र के बाद में आती है, समग्र पहले आता है और व्यक्ति एक इकाई है। राज्य की क्या है? व्यक्ति एक इकाई है। इस हिसाब से, इस तरीके से राज्य व्यक्ति से पहले है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सही नहीं है। हम इस बात को मान सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह उचित नहीं है, क्योंकि पहले व्यक्ति आया है। व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है, इसलिए पहले व्यक्ति है, राज्य बाद में है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें हम, तो अरस्तु का कहना बिल्कुल सही है। राज्य एक समग्र संस्था है और व्यक्ति उसकी एक इकाई है, इसलिए राज्य पहले है, इकाई बाद में है, व्यक्ति बाद में है। इस हिसाब से हम अरस्तु की इस बात का समर्थन भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का सर्वोच्च विकास राज्य समग्र के साथ, राज्य के साथ संभव है, अन्यथा नहीं है। तो हम इस विचार के भी समर्थक हैं। अरस्तु अपना यह विचार रखता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। इसके अलावा अरस्तु अपने और कौन से विचार रखता है? तो वो देखिए, अरस्तु कहता है राज्य विविधता में एकता का समर्थन। राज्य विविधता में एकता का समर्थक है। किस तरह है राज्य विविधता में एकता का समर्थक? यह कहता है कि राज्य के अंदर बहुत सारे विविध तरीके के लोग रहते हैं, जिनके पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, और ये सभी लोग राज्य के विकास में अपने अपने स्तर पर सहयोग देते हैं। और इनकी ये विभिन्नता ही है जो राज्य को एक सूत्र में बांध के रखती है। ये इनकी विभिन्न योग्यताएं ही है जो राज्य को एक इकट्ठा करके रखती है। किस तरह? देखिए, राज्य का कोई व्यक्ति साहित्य निर्माता होगा, कोई कृषि करने वाला होगा, कोई बिजनेस करने वाला होगा, जूते बनाने वाला होगा, कोई अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग करने वाले होंगे, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, तभी एक दूसरे का कार्य चलता है, तब ही एक दूसरे का काम होता है। एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये विविधता ही है कि अलग अलग योग्यताएं और क्षमताएं होते हुए भी हम हमारी आवश्यकताओं के कारण, मान लो किसी भी कारण, मान लो हम एक हैं। तो राज्य विविधता में एकता का समर्थक। अरस्तु कहता है राज्य क्या है? विविधता में एकता है, बांध के रखता है, लोगों को एक करके रखता है। इस विचार का समर्थन करता है
अरस्तु। इसके अलावा अरस्तु राज के संबंध में क्या विचारधारा रखता है वो हम बात करते हैं। अरस्तु कहता है, अरस्तु राज के सावयवी सिद्धांत का समर्थक है। राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थक। सावयव सिद्धांत का समर्थक कैसे है, किस तरह है? देखिए, अरस्तु कहता है कि राज्य एक शरीर की भांति है और व्यक्ति शरीर के अंगों की तरह। राज्य एक शरीर की भांति है, व्यक्ति शरीर के अंगों की तरह है। जिस तरह अंगों से एक पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, इस तरह सभी व्यक्तियों से राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य से अलग होने पर उस अंग का भी कोई अस्तित्व नहीं बचता है। इसी तरह राज्य से अलग होने पर व्यक्ति विकास की डगर पर आगे नहीं बढ़ सकता, अवनति की ओर पर चला जाता है। राज्य में ही रहकर वो अपना भरण पोषण कर सकता है, राज्य में रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएंगे, व्यक्ति अपना कार्य छोड़ देंगे, विकास संबंधी कार्य नहीं करेंगे, व्यक्ति जिस तरह के लोग होंगे उस तरह का ही राज्य होगा, जिस तरह के अंग होंगे उस तरह का शरीर होता है बेटा। अगर व्यक्ति निष्क्रिय है तो राज्य भी निष्क्रिय हो जाएगा, उसका विकास संभव नहीं है। यह है एक आंगिक एकता, एक सावयव सिद्धांत है कि जिस तरह का हमारा शरीर का अंग निष्क्रिय हो जाए तो हमारा पूरा शरीर काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, अपंग हो जाते हैं। इसी तरह अगर राज्य के व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए तो राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। यह है राज्य का सावयवी सिद्धांत। इसके बाद हम नेक्स्ट इनके पॉइंट की ओर जाते हैं कि अरस्तु और क्या कहता है राज्य के संबंध में, और राज्य के संबंध में उसके क्या विचार हैं। तो वो कहता है राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता। अरस्तु का नेक्स्ट विचार क्या है? जो राज्य का उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता से यह तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना विकास करे, उनमें बौद्धिक क्षमताएं आए, उनमें सद्गुण आए। वो सद्गुण को ही आत्मनिर्भरता की बात करता है अरस्तु कहता है व्यक्ति सद्गुण लेकर आए, उनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं उत्पन्न हो तो वो आत्मनिर्भर होंगे। और उस राज्य का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, अर्थात व्यक्तियों में वो सद्गुणों को स्थापित करना, उन व्यक्तियों में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना, योग्यताएं उत्पन्न करना, उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाना ही राज्य का क्या है? उद्देश्य है। उससे ही वो आत्मनिर्भरता का नाम देता है। इसके अलावा वो व्यक्तियों को आत्मनिर्भर भी बनाता है। वो कहता है कि व्यक्ति इतना योग्य हो, इतनी क्षमताएं आए उसमें कि वो एक दूसरे का सहयोग कर सके और राज्य खुद एक आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता का वो तात्पर्य जो कहता है वो मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को लेकर कहता है कि राज्य का जो उद्देश्य है इन विकासों को व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करना है, व्यक्ति का इन आधारों पर विकास करना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है राज्य और व्यक्ति के संबंध के बारे में बताता है। राज्य और व्यक्ति के संबंध के बारे में बताता है। वो कहता है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और अंग में है।
वो इस सावेवी सिद्धांत की बात भी वो यहाँ पर दोहराने का कार्य करता है और कहता है कि राज्य के अंदर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही, राज्य में रहकर ही, अपने परिवार में रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, अन्यथा उसका विकास संभव नहीं है। वो कहता है अगर राज्य से वो बाहर रहे, अगर राज्य में नहीं रहे, समाज से बाहर रहे, राज्य से बाहर रहे, तो वो एक पशु जैसा ही है। हम उसे मनुष्य नहीं मान सकते। व्यक्तियों से मिलकर राज्य बना है, लेकिन एक राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, वो क्या कहता है? राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। क्या कहता है? राज्य एक सर्वोच्च संस्था। वो बात करता है, वो कहता है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, एक समुदाय है, सर्वोच्च समुदाय। वो कहता है कि राज्य के अंदर बहुत सारी संस्थाएं, समुदाय हो सकते हैं। राज्य के अंदर हम कह सकते हैं औद्योगिक संस्थाएं हो सकती है, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संस्थाएं हो सकती है, लेकिन राज्य के बिना उनका विकास होना संभव नहीं है। इसलिए राज्य ही सबसे उच्च है, राज्य ही सबसे सर्वोच्च है। राज्य ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और सभी संस्थाओं से ऊपर माना है। राज्य अनेक प्रकार की समुदाय होते हैं राज्य के अंदर, उन सभी का अस्तित्व राज्य के कारण ही है, क्योंकि समुदाय मनुष्य के केवल एक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन राज्य मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक समुदाय मनुष्य के कुछ ही कार्यों को पूर्ण कर सकता है, लेकिन राज्य ऐसा है जो सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलता है और उनसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। राज्य व्यक्ति के चहुमुखी विकास करके उसे पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है और सर्वव्यापी समुदाय है, अन्य समुदाय उसके अंग मात्र हैं, अर्थात राज्य सर्वोच्च समुदाय है। समझ में आया आपके ये पॉइंट? राज्य क्या है? एक सर्वोच्च समुदाय है। इसके अलावा राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि देखिए, जो राज्य है वो अंतिम और पूर्ण संस्था है, और वो किस तरह है इसके बारे में अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य का यह, अरस्तु का यह कहना है कि राज्य अंतिम है, पूर्ण संस्था है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु परिवार, फिर ग्राम, फिर समाज, इनके ऊपर निर्भर रहता है। परिवार के बाद ग्राम आता है, ग्राम के बाद अन्य संस्थाएं आ सकती है, लेकिन अंत में सबसे सर्वोच्च क्या आता है? राज्य आता है। तो परिवार के बाद ग्राम और ग्राम के बाद अंत में राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, प्राप्ति के लिए सहयोग करता है, प्राप्ति का एक साधन बनता है। तो इस आधार पर, इस विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर विकास की दृष्टि से भी देखें, तो पहले परिवार का निर्माण हुआ, फिर ग्राम का निर्माण हुआ और अंत में राज्य का निर्माण हुआ। अतः राज्य एक अंतिम और पूर्ण संस्था है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं भी बताता है। वो कहता है कि नगर राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। जो नगर राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। इसके अलावा संविधान से राज्य की पहचान होती है कि उसमें किस तरीके का संविधान है। जो हमने देखा, राज्य निरंकुशवादी है या राजतंत्रात्मक है या लोकतंत्रात्मक है। तो राज्य, संविधान से राज्य की पहचान होती है। क्या कहता है? संविधान से, किससे? संविधान से, संविधान से राज्य की पहचान। अरस्तु महोदय कहते हैं कि संविधान से राज्य की पहचान होती है कि संविधान, जो हमने बताया कि वो सरकारों को ही संविधान मानता है, अर्थात राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है
या प्रजातंत्र है, इसी से राज्य की पहचान होती है कि राज्य विकास के किस स्तर पर है, या निरंकुश तंत्र है या धनिक तंत्र है, राज्य की स्थिति क्या है। तो राज्य की वस्तु स्थिति और राज्य के विकास के बारे में और राज्य की पहचान के बारे में, पहचान किससे होती है? संविधान से होती है। अरस्तु महोदय राज्य के ये सभी विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखते हैं और राज्य को एक शैक्षणिक संस्था भी कहते हैं। क्या कहता है? राज्य एक शैक्षणिक संस्था है। राज्य एक शैक्षणिक संस्था। राज्य क्या है? एक शैक्षणिक संस्था है। राज्य व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करता है, व्यक्तियों को शिक्षित करता है और शिक्षा से उस व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है। शिक्षा विकास का आधार होती है। तो राज्य एक शैक्षणिक संस्था है। क्या है? शैक्षणिक संस्था है राज्य। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके जो विचार हैं इसकी कुछ आलोचना भी हुई है। अब हम राज्य के इनके अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है उनकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना किन आधारों पर होती है, इनकी आलोचना किन आधारों पर हुई है, हम उन आलोचनाओं को देखते हैं। तो आलोचना की जब हम बात करते हैं तो एक सेवाइन महोदय है। वो सेवाइन महोदय क्या कहते हैं? सेवाइन महोदय कहते हैं कि अरस्तु का जो राज्य है वो प्लेटो के उप आदर्श राज्य जैसा ही है। वह प्लेटो की लोज में वर्णित राज्य की नकल है। क्या कहता है वो? जो प्लेटो का जो राज्य, अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत है, अरस्तु का राज्य संबंधी विचार है, वो किससे? प्लेटो से, प्लेटो के उप आदर्श राज्य जैसे हैं, उप आदर्श राज्य जैसे, जो उनकी पुस्तक लोज में वर्णित थे। हमने लोज में उप आदर्श राज्य पढ़ा प्लेटो का, उसमें जो वर्णित उप आदर्श राज्य था जहां कानून संबंधी शासन चलता था, वह वैसे ही विचार अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है। उसमें भी विकास संबंधी बात की जाती है, राज्य को सर्वोच्च संस्थाएं बताई जाती है। तो ये वही से उनकी ही नकल है। ये कौन कहते हैं? सेवाइन महोदय। कौन कहते हैं? सेवाइन महोदय। ये सेवाइन महोदय का कथन है बेटा। इस आधार पर अरस्तु के राज्य संबंधी विचार की क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। इसके अलावा परस्पर विरोधाभासी चित्रण भी करता है ये अरस्तु। इसकी जो राज्य की अवधारणा है वो परस्पर विरोधाभासी है। वो कहता है एक तरफ तो व्यक्तियों से राज्य निर्मित होता है, व्यक्तियों के बिना राज्य कुछ नहीं, अगर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएंगे तो राज्य का विकास रुक जाएगा, और दूसरी तरफ व्यक्तियों को श्रेष्ठ न मानकर राज्य को श्रेष्ठ मानता है। तो कुछ इनकी जो विचार है वो विरोधाभासी विचार है। इसके आधार पर भी हम कहते हैं कि इनके जो विचार की जो है हम आलोचना कर सकते हैं। तीसरा, इनके जितने भी विचार हैं वो यूनानियन रूप की, यूनानियों की श्रेष्ठता की बू आती है इनके अंदर। केवल यूनानी श्रेष्ठता की बात करते हैं ये लोग। यूनानी कभी दास नहीं बन सकते, क्योंकि दास को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं। दास प्रथा का समर्थन कर रहे हैं राज्य के अंदर। समाज को दो वर्गों में विभाजित करते हैं राज्य के अंदर, एक तो नागरिक, दूसरे दास। यह उचित नहीं है, यह लोकतांत्रिक रूप से उचित नहीं है। इस आधार पर भी हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा अरस्तु का जो आदर्श राज्य अरस्तु लागू करता है वह इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। यह सिर्फ आदर्शों को सजे हुए हैं, व्यवहारिक रूप से यह चीज संभव है ही नहीं। तो अरस्तु ने भी इसको खुद को, इस बात को स्वीकार किया है कि यह संभव नहीं है, और कहा कि सर्वोत्तम राज्य लोगों की पहुंच से दूर है। यह शब्द खुद अरस्तु के हैं। क्या कहता है अरस्तु? कि सर्वोत्तम राज्य व्यक्तियों की पहुंच से दूर है। यह खुद अरस्तु कहता है। इस आधार पर हम अरस्तु के इन विचारों की क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा यह टॉपिक पूर्ण होता है। नमस्कार। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। जब तक के लिए
आप लोगों को आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।